आर्थराइटिस को RA कहते हैं ब्रैकेट में, लेकिन पेपर में नहीं लिखना है, ऐसे RA, ठीक है। तो पूरा पूरा लिखना है रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक होती है, लंबी बीमारी है, ठीक है। ऑटो इम्यून बीमारी है ये, और सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी वाली भी बीमारी। ऑटो इम्यून बीमारी में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। और सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी का मतलब है जिसमें शरीर पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है, ये वो बीमारी है, ठीक है। लंबे समय तक चलने वाली बीमारी ऑटो इम्यून बीमारी, जिसमें इम्यून सिस्टम जो बैक्टीरिया वायरस को किल करने की वजह अपने ही ऑर्गन और टिश्यू को डैमेज करने लगता है। और सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी बीमारी भी है, क्योंकि इसमें पूरा शरीर जो सूज जाता है, फूल जाता है, इन्फ्लाम्ड हो जाता है, ठीक है। सिस्टमिक का मतलब होता है पूरा शरीर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। इन्फ्लामेशन उन जगह पे, उन टिश्यू पे जो टिश्यू अंदर के जॉइंट्स को कवर करे हुए होते हैं, तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, वो फूल जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द होता है जॉइंट के आसपास, ठीक है। तो साइनोवियम जो होता है उस पर प्रभाव डालती है। तो साइनोवियम का काम क्या होता है, मतलब ये हमारे यहाँ कहते हैं ना कि घुटनों का पानी ख़त्म हो गया, इसके अंदर वो साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये जॉइंट को मतलब लचीला बना के रखता है, ताकि हम आराम से मूवमेंट कर सकें। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे ये पानी जो है हमारे अंदर से कम हो जाता है, मतलब ये फ्लूइड है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ हमारी टकराती हैं और हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे दर्द होने लगता है। तो इस पर प्रभाव डालती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपके कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, आपके हाथ के, आपके पैरों के, आपके कलाइयों के और आपकी कोहनी के। इनकी जो जॉइंट हैं, जॉइंट, कोहनी का जॉइंट देखा है आपने, कलाई का जॉइंट देखा है, ठीक है। पैरों के जॉइंट देखते हो आप, वहाँ पे ये अपना असर दिखाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में ही होगा, ये किसी भी एज पे हो सकता है आजकल तो जो समय चल रहा है। लेकिन जो ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो जब किसी भी आदमी या औरत की एज 35 से 50 के बीच में हो जाती है, तब उसे ये कंडीशन हो जाती है। इसके आपको लक्षण पता कैसे चलेंगे कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। आपको हल्का बुखार आने लगेगा, कभी कभी आपके हाथों में, पैरों में, जैसे आप कुछ भी लिख रहे होंगे, कुछ भी काम कर रहे होंगे, जैसे आप ईंट उठा रहे हैं या फिर आप कुछ नोट्स भी बना रहे हैं, तब भी आपके हाथों में दर्द होगा। आप रनिंग कर रहे हैं, आप टहल भी रहे हैं, तो भी आपके पैरों में दर्द होगा। तो ये आपको लक्षण दिखाई देने लगेंगे। छोटे छोटे कामों पर बड़ी बड़ी समस्या होने लगेंगी। आपका जो कार्टिलेज है और आपकी जो बोन है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, उनका वो फूल जाएंगी। आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आपकी आंखों में लाल लाल हो जाएंगे। जिनकी आंखें ख़राब होती हैं या फिर जिनको बार बार आई ड्रॉप की ज़रूरत होती है, उनकी भी आंखें लाल हो जाती हैं। लेकिन जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, भाई सूजन हर जगह होती है, सूजन में लाल लाल पड़ जाता है शरीर, तो आंखें भी वहाँ पे सूजने लग जाती हैं, आंखें भी लाल होने लग जाती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक सेरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, एक सेरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। सेरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब है कि आपके ब्लड के पास एंटीबॉडीज़ होंगी, जो कि बॉडी पे अटैक करेंगे और आपके जॉइंट को इन्फ्लाम करेंगे, ठीक है। लेकिन सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपका कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। सेरो पॉजिटिव जो है बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है आपकी बॉडी पे किल करने लगती हैं। लेकिन सेरो नेगेटिव में ऐसा कोई नहीं होता। जैसे कि आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हुई, आपकी मतलब रिपोर्ट आई, उसमें अगर आपको सेरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आपको जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। लेकिन अगर आपको सेरो नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस इतना नहीं है, वो ठीक हो जाएगा जल्दी से। लेकिन सेरो पॉजिटिव में तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। पैथोजेनेसिस क्या है, ये बीमारी हो कैसे रही है। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है ये बीमारी कैसे हो रही है। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी पे क्या होता है कि जो बीमारी है उसका चांस बढ़ जाता है। ये पैथोजेनेसिस है, ये आपको लिख लिख के रिटर्न करनी पड़ेंगी। पैथोजेनेसिस और जो ट्रीटमेंट है वो लिख लिख के समझना पड़ेगा, बाकी जो है वो आपको वैसे ही समझना पड़ेगा। और जो लास्ट ईयर के पेपर है उनमें तो सब कुछ याद करना ही पड़ेगा। तो पैथोजेनेसिस ज़रूर लिख लिख के करना और ट्रीटमेंट भी लिख लिख के ही याद करना, क्योंकि ये लिखने से ही प्रैक्टिस में आएगा और समझना भी है। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसमें क्या है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर आपके बूढ़े बाबा, आपके पापा को ये परेशानी हो तो आपको भी ये प्रॉब्लम जीन्स के अकॉर्डिंग ही आ जाएगी, समझ रहे हो भाई। आपके परिवार में किसी को तो क्या होगा, यहाँ पे आपका लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा। लिम्फोसाइट क्या है, एक WBC का बच्चा है। WBC की एक तरह की टाइप है। WBC क्या है, जो हमें बैक्टीरिया और वायरस से बचाती हैं,
ठीक है। ये अपने अंदर से CD4+T लिम्फोसाइट सेल को रिलीज़ करेगा। वहाँ से आपका साइटोकाइन रिलीज़ होंगे। साइटोकाइन क्या होते हैं? साइटोकाइन में आपके आते हैं इंटरल्यूकिन, इंटरफ्यूरिन। साइटोकाइन छोटे प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी किस लिए होते हैं? आपकी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो रोगों से जो बचाती है चीज़ें हमें, जो इम्यून सिस्टम है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी एक्टिविटी के लिए ये ज़रूरी है, और ब्लड सेल्स के लिए भी ज़रूरी है। ये छोटे प्रोटीन है लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। साइटोकाइन के निकलने से ये एंडोथीलियल सेल्स पे अफेक्ट डालेंगे। एंडोथीलियल सेल अगर आप सर्च करके देखो तो इसका माइक्रोस्कोपिक इमेज आपको मिल जाएगी नेट पर। तो वहाँ पर एंडोथीलियल जो सेल है एक लेयर बनाती है, मतलब इस सेल्स की जो लेयर होती है, इसकी जो परत होती है, इसकी परत के नीचे जो खून की जो फ्लो है वो बहता है। ठीक है, ठीक है। तो ये, और ऐसा नहीं है, ये खून का फ्लो पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के ऊपर ये परत होती है, और इसी परत के नीचे ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स को कवर करके रखती है, हमारी रक्त वाहिनियाँ को कवर करके रखती हैं। जहाँ पर रक्त बहता है उनको एक प्रोटेक्शन लेयर प्रदान करती हैं, वो उनको कवर करके रखती हैं। और हमारे ब्लड स्ट्रीम और जो भी है, जो खून की धारा बह रही है, जो आपके जो आसपास खून की धारा के आसपास जो टिश्यू हैं उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है, वो भी इसी का ही काम है। खून से कोई चीज़ ज़रूरी है वो टिश्यू में पहुंचाना, टिश्यू से कोई ज़रूरी है वो चीज़ खून में पहुंचाना, ये इसी का काम होता है। और ब्लड वेसल्स को ये कवर करके रखती है। एंडोथीलियल सेल्स इन पे असर डालेगी, फिर क्या होगा? यहाँ से एडेशन मॉलिक्यूल निकलेंगे। एडेशन मॉलिक्यूल जो डायरेक्ट चिपकते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल निकलेंगे। ये मॉलिक्यूल निकलते ही इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इन्फ्लामेटरी सेल बनाएंगे। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो हमें बचाती है, एंटीजन जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उन दोनों का कॉम्प्लेक्स हुआ, उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तो वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जटिलता, युद्ध होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? आपकी जो सेल्स हैं वो सूज जाएंगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और फिर इस इन्फ्लामेशन से क्या है? आपका साइनोवियम डैमेज होगा। साइनोवियम एक जो फ्लूइड है जो आपके आपके कार्टिलेज को, आपकी हड्डियों को बचा के रखता है, जो मैंने बताया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये फ्लूइड कम होता चला जाता है, उसके बाद हमारी हड्डियाँ टकराने लगती हैं, इस पर असर डालेंगे, ये सूज जाएगा, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ, आपकी टिश्यू आपके डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और आपको जॉइंट डिफॉर्मिटीज हो जाएगी, यानी कि आपको रुमेटॉयड आर्थराइटिस हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? कॉम्प्लिकेशन जैसे कि जटिलताएँ क्या क्या हैं, क्या क्या परेशानी? अगर जैसे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि ये है कि अगर आपको रुमेटॉयड आर्थराइटिस भी है तो ये चांसेस हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। और आपको रुमेटॉयड आर्थराइटिस है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्टियोपोरोसिस भी हो, उसके साथ साथ और भी बीमारियां जुड़ेंगी। लिम्फोमा हो जाएगा। लिम्फोमा, लिम्फोमा क्या होता है? एक कैंसर होता है जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है रुमेटॉयड आर्थराइटिस को? भाई बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन भी तो होगा। आप इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले सकते हो। सप्रेसिव ड्रग्स ये क्या करती हैं? आपके इम्यून रेस्पॉन्स को कम कर देती हैं। समझ रहे हो? इम्यून रेस्पॉन्स को, जो रोग से जो लड़ता है उसको कम कर देते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपना वर्क करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी का मतलब उसकी अपोजिट, जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करने वाली दवाइयाँ ले सकते हो आप। इससे क्या होगा? आपका जो सूजन है, जो आपका फूल रही हैं हड्डियाँ वगैरह, वो कम हो जाएंगी, रिलैक्स मिलेगा उसमें। आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसे नहीं एक साथ करने लगे, धीरे धीरे करो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उससे भी क्या है, वो जो हड्डियां हैं, जो टिश्यू हैं, वो खिंचेंगे और अपने सही सही पोजीशन में आएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज तो बहुत कुछ है। यूजिंग ऑफ हीटिंग पैड, हीटिंग पैड का आप यूज़ कर सकते हो। हीटिंग पैड जो आप टीवियों में देखते होगे, नाटक में, सीरियल्स में, उसमें गर्म पानी भर देते हैं, फिर उसको अपने पैर पे, कंधे पे, जहाँ पर भी आपको सूजन हो रही हो वहाँ पे उसे लगा देते हैं, तो उससे आपको रिलैक्स मिलता है। जो मसल्स और जो जकड़ी हुई होती है ना, मसल जॉइंट जकड़े हुए होते हैं ना, वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। इतना रिलैक्स देती हैं ये हीटिंग पैड। मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये है हीटिंग पैड। इसमें आप गर्म पानी भर के जहाँ पर भी आपके दर्द हो रहा हो या फिर आपको सूजन हो रही हो वहाँ पे लगा सकते हो, तो आपको रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।